नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर के यूनिट 3 में आयनिक सॉलिड्स के चैप्टर में आपका स्वागत है। आज हम पैकिंग ऑफ आयन इन क्रिस्टल्स का डिस्कशन करेंगे, अर्थात क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग अथवा संकुलन। आज हम इसका पार्ट 1 शुरू करेंगे। ये हम जानते हैं कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में एक घनायन अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात समन्वयन संख्या के बराबर ऋणायनों द्वारा और एक ऋणायन उसकी या अपनी खुद की समन्वयन संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर घनायनों के द्वारा घिरा रहता है। और दोनों की संख्याएं ऋणायन की और घनायन की इस प्रकार से संतुलित होती है कि कुल मिला के क्रिस्टल हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जब हम किसी भी आयनिक क्रिस्टल के डिस्कशन करते हैं या उसकी संरचना का डिस्कशन करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो आयन हैं वो हार्ड स्फीयर्स के रूप में होते हैं, सॉलिड स्फीयर के रूप में होते हैं, कठोर गोलों के रूप में होते हैं। किसी भी आयनिक क्रिस्टल की एग्जिस्टेंस के लिए उसकी स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, उसके स्थायित्व का होना अति आवश्यक है। और स्थायित्व किन किन शर्तों के आधार पर होता है, आज हम उनका डिस्कशन करते हैं कि किस प्रकार से कि आयनों की पैकिंग किस प्रकार से हो कि उनका स्थायित्व सबसे ज़्यादा हो, उनके लिए कुछ शर्तों की पालना आवश्यक है। तो ये शर्तें कौन कौन सी हैं हम देखते हैं। सबसे पहली शर्त है कि आयनों के द्वारा घेरा हुआ जो आयतन है वो अधिकतम हो और उनके मध्य छोटा व रिक्त स्थान न्यूनतम हो। अर्थात जो आयन हैं, चाहे वो कटायन हो या वो अनायन हो, उनके द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है एक क्रिस्टल में वो मैक्सिमम होना चाहिए और बीच का जो रिक्त स्थान है उसका वॉल्यूम मिनिमम होना चाहिए, उसका जो छोटा व रिक्त स्थान है वो न्यूनतम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक आयन अपने विपरीत आवेशित आयनों की ओर की अधिक से अधिक संख्या के द्वारा घिरा हुआ हो और इन विपरीत आयनों के मध्य न्यूनतम दूरी हो। अर्थात हर आयन चाहे वो कटायन हो या अनायन हो, अगर कटायन है तो अनायंस की अधिकतम संख्या के द्वारा घिरा हुआ होना चाहिए और अगर अनायन है तो कटायंस की मैक्सिमम नंबर के द्वारा वो घिरा हुआ होना चाहिए और संख्या अधिक होनी चाहिए और साथ ही ये जो आयन है इनके बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए, अर्थात दे शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल। जितना करीब ये आपस में जुड़ सकते हैं उतना समीप ये एक दूसरे से होने चाहिए, अर्थात उनकी दूरी कम से कम होनी चाहिए एक दूसरों से। तीसरा पॉइंट है हमारा समान आवेशित आयन इस प्रकार से व्यवस्थित होने चाहिए कि उनमें प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो, क्योंकि कटायन भी उस क्रिस्टल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अनायन भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। हर कटायन अनायन के द्वारा अनायन की अधिकतम संख्या के द्वारा घिरा हुआ हो और हर अनायन अधिकतम कटायन की संख्या के द्वारा घिरा हुआ हो, अर्थात इनकी जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है। तो जब अनायन की संख्या अधिक है तो जो भी समान आवेशित आयन है, चाहे वो कटायन हो चाहे वो अनायन हो, वो उनका जो अरेंजमेंट है क्रिस्टल में इस प्रकार से होना चाहिए कि उनके आपस में किसी भी तरह का रिपल्शन फोर्स, किसी भी तरह का प्रतिकर्षण का जो बल है वो न्यूनतम हो। मतलब उनका आपस में रिपल्शन, आपस में प्रतिकर्षण मिनिमम हो, न्यूनतम हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि पूरा क्रिस्टल उदासीन होना चाहिए, कि जो क्रिस्टल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज से बैलेंस होना चाहिए और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा बैलेंस हो जाना चाहिए, इस तरह से कि हमारा जो क्रिस्टल है वो ओवरऑल एक न्यूट्रली उसका इलेक्ट्रिक चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये थे हमारे पास में कुछ पॉइंट्स जो कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल की स्थायित्व की
शर्तें बताते हैं कि अगर किसी भी आयनिक क्रिस्टल को अगर स्थायी है या नहीं है, वो इन्हीं शर्तों के आधार पर ही हम उसका आकलन कर सकते हैं। तो ये हम जानते हैं कि ऋणायन जो हैं वो बड़े आकार के होते हैं और जो घनायन होते हैं, जो कटायंस होते हैं, वो छोटे आकार के होते हैं। इसलिए हम जब भी इन शर्तों की पालन करने के लिए हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले जो बड़े आकार वाले जो ऋणायन होते हैं वो इस प्रकार से अवस्थित होते हैं कि इनके बीच का जो स्थान छूटा हुआ हो, उस कम से कम स्थान में अधिक से अधिक ऋणायन आ जाए और फिर उन ऋणायन के मध्य हो जो रिक्त स्थान है उसमें छोटे छोटे आकार वाले घनायन फिट हो जाते हैं। इससे हम एक प्रकार से स्थायी क्रिस्टल संरचना प्राप्त कर सकते हैं। ये एक हमें स्थायी क्रिस्टल संरचना दे सकता है कि जो पहले ऋणायन क्योंकि बड़े साइज़ के होते हैं, पहले हम उन्हें अरेंज करते हैं यहाँ क्रिस्टल में, वो अरेंज होते हैं पहले, और इनके बीच में जो जगह छूटी हुई होती है वो जगह जो है वो कटायंस, जो पॉजिटिव चार्ज कटायंस हैं, वो बाद में ऑक्यूपाई करते हैं। तो इस तरह से जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो मिनिमाइज हो सकती हैं एंड वी गेट अ क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट। तो ये जो अरेंजमेंट किस किस तरह से हो सकता है, ये जो पैकिंग अरेंजमेंट्स हैं वो किन किन टाइप्स के हो सकते हैं, ये हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ पैकिंग किस प्रकार की हो सकती है। सबसे पहला है हमारे पास में स्क्वायर पैकिंग और दूसरा है हेक्सागोनल पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग, और हेक्सागोनल पैकिंग दो तरीके की मिलेगी हमें, वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक या क्यूबिक क्लोज पैक्ड। ये किस तरह की पैकिंग है हम एक बार देखते हैं। स्क्वायर लैटिस पैकिंग, स्क्वायर लैटिस पैकिंग जो है हमारे पास में, इसमें दिख रहा है कि जो बड़े गोलों की जो परस्पर लंबवत पंक्तियां हैं वो एक वर्गाकार संरचना बनाती हैं। दे मेक अ स्क्वायर अरेंजमेंट। वर्गाकार संरचना है और इसमें एक सतह में प्रत्येक गोला 4 अन्य गोलों को टच करता है। प्रत्येक गोला 4 अन्य गोलों को टच करता है। ऐसे ये है वो 1 2 3 एंड 4। ऐसे ही जब कंटिन्यू होती जाएगी ये चेन तो यहाँ पे 1 2 3 और चौथा इसके इधर आएगा। ऐसे ही ये वाला जो है इसमें 1 2 3 और चौथा इसके लेफ्ट हैंड साइड आएगा एंड सो ऑन। तो इसमें सभी में 4 अन्य गोलों को स्पर्श करेगा। फिर यहाँ पर एक चीज़ और हम देखेंगे कि यहाँ पे खाली स्पेसेस कौन कौन सी हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये जो खाली जगह हैं, ये जो छिद्र हैं, इनके ऊपर अगर हम एक नेक्स्ट लेयर को अगर हम जमाते हैं, एक अगले लेयर को अगर हम जमाते हैं तो यहाँ से इनका अरेंजमेंट शुरू होगा। तो 1 2 3 4 और उसके बाद आगे 1 2, तो आगे जो अरेंजमेंट है वो जो जहाँ जहाँ खाली स्पेसेस हैं वहाँ अगली लेयर बिछती चली जाएगी उसी के आधार पर। तो ऐसे ही हम लेयर पे लेयर हम जहाँ जहाँ छिद्र हैं उसी के आधार पर हम जो अगली जो सतह है उनको हम स्थानों पर टिकते चले जाते हैं और लेयर पे लेयर जमती चली जाती है। ये है हमारे पास में स्क्वायर लैटिस पैकिंग, जिसमें 9x9 स्क्वायर का जो अरेंजमेंट है वो इस प्रकार से यहाँ पे अरेंज्ड है। दूसरा है हेक्सागोनल लैटिस पैकिंग। हेक्सागोनल लैटिस पैकिंग जो है, तो एक चीज़ और यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है कि तीसरी सतह, और इस तरह से हम जैसे जैसे हम अरेंजमेंट करते जाएंगे तो हमारे पास में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो बनेगी यहाँ पे वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप की बनेगी। BCC क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक संरचना बनेगी। और
इस प्रकार के जो वर्गीय जालक हैं उनमें टोटल जो स्पेस है उसका 68% जो है वो इन गोलों के द्वारा घिरा रहता है। या हम कह सकते हैं कि इस टाइप के अरेंजमेंट में जो पैकिंग कैपेसिटी है, जो संकुलन क्षमता है वो 68% होती है। किसमें? स्क्वायर लैटिस पैकिंग में। स्क्वायर लैटिस पैकिंग में संकुलन क्षमता या पैकिंग कैपेसिटी 68% होती है। आगे आते हैं हम हेक्सागोनल लैटिस पैकिंग पर। हेक्सागोनल लैटिस पैकिंग में ये जो व्यवस्था है, ये गोले की गोलाई में 6 गोले ही होते हैं और 6 गोले इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि एक हेक्सागोन का शेप लेते हैं। इनका अरेंजमेंट जो है, इनके सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं इन 6 गोलों के, तो यहाँ पे एक हेक्सागोन का शेप आता है और इस प्रकार की व्यवस्था को हम हेक्सागोनल लैटिस पैकिंग कहते हैं। और जो बीच की जो स्पेस है वो इतनी होती है कि 7वां गोला भी इसमें आराम से फिट हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली 7 गोले हैं एक ही लेयर में यहाँ पे 7 गोले हैं। बीच के गोले के चारों तरफ जो बाकी के जो 6 गोले हैं वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट में अरेंज हैं। इनके सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वी गेट अ हेक्सागन। अब इनके बीच की खाली स्पेस को अगर हम गिनते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही हैं यहाँ पर भी। तो इनके ऊपर भी जो गोले हैं, इनके जो ऊपर का जो सतह है वो 3 गोले इस प्रकार से आ सकते हैं कि 1 2 3, इस तरह से 3 इसके ऊपर के लेयर में आ सकते हैं, 3 इसके नीचे के लेयर में आ सकते हैं। तो इस तरह से हम एक एक करके लेयर इसके ऊपर ले सकते हैं। तो 3 गोले व्यवस्थित होकर दूसरी सतह बना सकते हैं और इस तरह से हम ऑल्टरनेट करते जाएंगे तो एकांतर क्रम में 3 छिद्र रिक्त रह जाते हैं और हम जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से इसमें ऑल्टरनेट जो प्लेन्स हैं वो हम इसमें अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो पैकिंग कैपेसिटी है, हेक्सागोनल लैटिस पैकिंग की जो कैपेसिटी है, यहाँ पे हेक्सागोनल लैटिस पैकिंग की कैपेसिटी 74% होती है। यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे जो स्पेस खाली है और यहाँ पे जो स्पेस खाली है उसमें काफ़ी फ़र्क है। यहाँ स्पेस ज़्यादा खाली है तो पैकिंग कैपेसिटी कम है, 68% है, और यहाँ पे स्पेस कम खाली है अर्थात गोले ने जो पैकिंग स्पेस जो है वो गोले ने ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रखी है, खाली स्पेस कम छोड़ी हुई है, तो पैकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है जो यहाँ पे 74% है। तो इसको हम क्लोज पैक अरेंजमेंट भी कहते हैं। और ये जो हेक्सागोनल लैटिस पैकिंग का जो अरेंजमेंट है, इट इज़ मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू स्क्वायर लैटिस पैकिंग। जैसे ये ही जो अरेंजमेंट हमने यहाँ पे देखा था ये हेक्सागोनल के अंदर, तो यहाँ पे ऐसे 6 है, 6, एक बीच में आपका 7th सर्कल है, 7 है, 7 के ऊपर ये 3 का अरेंजमेंट इस तरह से आएगा। तो ये जो लेयर्स हैं वो हमारी इस तरह से बनती जाएंगी। ये 7 है, ये 6, 7 है, ये 3 है, फिर ये 7 है, फिर ये 3 है। तो इस तरह से जो पैकिंग हो चली जाती है, इसकी जो पैकिंग कैपेसिटी है वो 74% है। और यहाँ पर जो इस तरह से हमारे पास में आएगी, इसकी पैकिंग कैपेसिटी 68% है। हेक्सागोनल लैटिस पैकिंग इज़ मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू स्क्वायर लैटिस पैकिंग। अब अगले लेक्चर में हम हेक्सागोनल लैटिस पैकिंग के फर्दर अरेंजमेंट्स हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।